A very good morning to all my dear friends. Positivity is like a muscle. Keep exercising it and it becomes a habit. मसल की तरह ही आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो काम करता है. अगर आप हर रोज पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी और आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनको भी ये महसूस होने लगेगा कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका. और प्रॉब्लम्स जो हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से आप बड़े या फिर छोटे किसी भी साइज़ के प्रॉब्लम्स क्यों ना हो उनको आप डेफिनेटली सोल्व तो कर ही पाएंगे. आज 20 अगस्त 2021 है, दिन है फ्राइडे. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स जो है डियर फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं. सब्जेक्ट्स के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप कितनी प्राइस है इसके बारे में जानना चाहते हैं, आपको डेमो वीडियोस चेक करने हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. दो सोर्सेस हैं, एक तो है हमारी वेबसाइट या फिर हमारा मोबाइल ऐप. अगर आज भी आपके मोबाइल फ़ोन में स्टडी आईक्यू का ऐप नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आईक्यू के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. आर्म्स एंड द विमेन. महिलाओं को जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें वो जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो पोजीशन आज भी नहीं मिल रही है. कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि भारत की फर्स्ट फाइटर पायलट और नेवल में भी काफ़ी जो महिला ऑफिसर्स हैं वो सारी चीज़ें हैं. उसमें ऐसा नहीं है कि महिलाएं अलाउड ही नहीं हैं, लेकिन अभी भी जो 100% जो इक्वालिटी है वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है. आपने चेंगिस खान का नाम सुना होगा, कई बार इसको गेंजिस खान भी कहा जाता है या फिर जनरली हम हिंदी में चेंगिस खान कहते हैं. चेंगिस खान अच्छा व्यक्ति था, बुरा व्यक्ति था, आई एम नॉट श्योर. मुझे एक चीज़ पता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ थी और उनमें से एक चीज़ वो जो थी वो थी ह्यूमन रिसोर्स या फिर रिक्रूटमेंट की जो उनकी पॉलिसी थी वो बहुत ही मॉडर्न थी. उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी काफ़ी मॉडर्न थी. आज की जो ह्यूमन रिसोर्स की थियरीज़ हैं या फिर जो अगर प्रैक्टिस में भी आप देखें तो कहते हैं कि एक राइट व्यक्ति को, राइट पर्सन को आपको राइट जगह पर, जगह कहिए या फिर पोस्ट कहिए, राइट टाइम पर, मैं थोड़े यहाँ पर आई विल राइट इट बिट क्लियरली इजंट इट, ताकि आपको पता चले. राइट पर्सन एट ए राइट प्लेस एट ए राइट टाइम विथ ए राइट पे. ये 4 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी पोजीशन पर एक केपेबल व्यक्ति, उस पोजीशन के लिए एलिजिबल व्यक्ति, उस पोजीशन के लिए एक सही व्यक्ति और सही समय पर और सही पेमेंट के साथ, उसके एक सही प्राइस जो उनको मिले, सैलरी मिले या फिर जो भी परसेंटेज मिले, व्हाटएवर इट इज़, तो ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए. चेंगिस खान ने अपना जो साम्राज्य है इतना ज़्यादा विकसित किया था, इतना ज़्यादा एक्सपांड किया था, उसके पीछे मुझे लगता है वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो नेपोटिज्म में बिलीव, इनफैक्ट ही वॉज एंटी नेपोटिज्म. ऐसा नहीं था कि आप उसके भाई हैं तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी. नो, आपको उस चीज़ को प्रूव करना होगा. यू हैव टू अर्न दैट पोजीशन, उसके बाद ही आपको वहाँ पर बैठाया जाएगा. तो जब हम हमारी डिफेंस की बात करते हैं, यू नो इट्स वेरी रोमांटिक कि हम कहें कि हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, वी आर बाइंग फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस और रफाल आ चुका है हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, इनफैक्ट नॉट बना रहे हैं, एक सी ट्रायल्स भी जो हैं आईएनएस विक्रांत के वो ख़त्म हो गए, तो जल्द ही उसको इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा. फिर हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया, फिर बहुत सारे पिस्तौल्स हैं, मशीन गन्स हैं,
bombs, and there are so many things, right? These are just a few examples. जब ये सारी चीज़ें आती हैं तब हम we feel very proud, और होना भी चाहिए. It's a very good thing, इसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन आपके पास ज़्यादा हथियार है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीत जाएंगे. आपके पास ज़्यादा हथियार है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिफेंस जो है वो आपकी जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर है. सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स आज और आने वाले कल में भी, भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर सिक्योरिटी इज ह्यूमन बींग. नाउ आई एम सेइंग ह्यूमन बींग, आई एम नॉट सेइंग मैन और विमेन और थर्ड जेंडर. जो व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, अगर उस व्यक्ति के अंदर वो स्किल्स हैं, अगर उस व्यक्ति के अंदर वो जो भी एलिजिबिलिटी है एक पोस्ट के लिए, अगर वो फुलफिल करता है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को उसी पोजीशन पर होना चाहिए. इसके अलावा कोई भी दूसरी पोजीशन उसको नहीं देनी चाहिए आपको. एक राइट व्यक्ति राइट जगह पर, राइट टाइम पर, राइट पे के साथ, ये चीज़ जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अनफॉर्चुनेटली एक लंबे समय से हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको एक लड़ाई लड़नी पड़ी है. किसके साथ? सिस्टम के खिलाफ. इंडियन आर्मी में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है. वैसे हमारी इंडियन आर्मी के बहुत सारे पॉजिटिव गुण हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जब ये बात आती है महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की, तब आज भी थोड़ा पेट्रियार्कल माइंडसेट हमें देखने को मिलता है. लास्ट ईयर फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा to abide by its own policy and grant permanent commission to women in short service commission and give them command postings in all services other than combat. Combat को छोड़कर दूसरी जो भी अलग अलग पोस्टिंग्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को परमिशन मिलनी चाहिए. अगर उनके अंदर कैपेसिटी है, देन you have to allow them, you must allow them to reach at that higher level. ये जो केस हैं इसमें द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स. तो इसमें टॉप कोर्ट ने ये कहा कि 1992 से जब से महिलाओं को इंडक्ट किया गया, इंडक्ट यानी कि जब से उनको रिक्रूट किया जा रहा है आर्मी में, तब से महिलाओं ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं. और महिलाओं का ये जो इक्वालिटी का अधिकार है उसका भी वायोलेशन हो रहा है अगर इंडियन आर्मी में उनको राइट टाइम पर, राइट जगह पर, अगर ऐसा माना जाता है कि क्योंकि वो महिला है तो उसको उस पोजीशन पर नहीं बिठाना चाहिए, तो ये महिलाओं का जो अधिकार है उसका एक वायोलेशन हो रहा है. और ये एक सिस्टमिक इश्यू है जिसको आर्मी को सॉल्व करना चाहिए, सरकार को इसको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए. Another step towards ensuring that women get an equal opportunity, हाल ही में वेंसडे की बात है, लास्ट वेंसडे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो 5 सितंबर 2021 को होने वाली है, तो इस एग्जामिनेशन में महिलाओं को भी अलाउ किया जाए. एंट्रेंस एग्जाम में महिलाएं अलाउड नहीं हैं, और हम इसको कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन लर्न अबाउट मिलिट्री. तो बेस्ट कब बनेगा? आपके पास अच्छी बुक्स है, अच्छा एनवायरनमेंट. नो, एनवायरनमेंट में यू नीड ह्यूमन बींग्स. डोंट, अब वो चीज़ें चली गई हैं. आप फाइटर जेट जो बनाते हैं, तो वो फाइटर जेट इसलिए नहीं बनाया जाता है कि वो एक मेल चलाए, वो फीमेल चलाए. दैट इज़ क्रिएटेड फॉर ह्यूमन बींग. आपकी जो पिस्तौल है वो मेल और फीमेल के लिए नहीं है. पिस्तौल हर कोई इस्तेमाल कर. एक ज़माना था आज से 2000-3000 साल पहले, या फिर 500 ईयर्स एगो, या फिर उससे पहले की ऐसी कोई सिचुएशन थी. उस टाइम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दुनिया बनाई गई थी, जो चीज़ें यूज़ करते थे, वो चीज़ें ज़्यादातर जो है वो पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी. लेकिन आज की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो यूनिसेक्स हैं. आपका कंप्यूटर देख लीजिए, कोई भी आपका मोबाइल फ़ोन है, सो मेनी थिंग्स, राइट. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स, दे आर यूनिसेक्स. द सेम थिंग गोज़ विथ द इक्विपमेंट्स, राइट. सेम थिंग गोज़ विथ ये सारी चीज़ें जो नॉलेज हैं. नॉलेज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि ये मेल के लिए, फीमेल के लिए. जो भी व्यक्ति एफर्ट्स करेगा वो चीज़ें सीखेगा. तो वी नीड टू अलाउ दिस थिंग. ये भी एक विचारधारा जो है वो होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली
ऐश्वर्या भट्टी जो एडिशनल सॉलिसिटर हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से कोर्ट में ये केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट को कहा कि इट वाज ए पॉलिसी डिसीजन नॉट टू अलाउ वुमेन टू टेक द एनडीए एग्ज़ाम। तो जो बेंच हैं, जो जजेस हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इट वाज बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डायरेक्टिंग द सेंटर एंड द आर्मी टू टेक कंस्ट्रक्टिव व्यू। कोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। कुश कालरा, उन्होंने भी ये आर्ग्यूमेंट करी है कोर्ट में कि ये जो चीज़ें हैं ये टोटली आर्टिकल 14, 15, 16, 19 का कंप्लीट वायोलेशन है। और अच्छी बात यह है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिपेंडेंस डे के तौर पर यह चीज़ अनाउंस की, जो हमारी सैनिक स्कूल्स हैं उसमें लड़कियों को भी एडमिशन दिया जाएगा। तो लेट्स होप कि कोर्ट के ये सपोर्ट से, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, तो लेट्स होप कि आने वाले समय में ये सारे जो हर्डल्स हैं वो चले जाएंगे और हमें यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो दैट इज़ अवर ह्यूमन रिसोर्स। वो जितने अच्छे होंगे उतना ही जो भी रिसोर्सेज है उसका हम तभी सही इस्तेमाल कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। मैं कई बार देखता हूं कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट में कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं हर रोज़ एवरी सिंगल डे पे कहता हूं कि ये जगह है जहां से आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। एक और रिक्वेस्ट है, क्या अभी आप इस लेक्चर को सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप के अगर कोई ग्रुप्स हैं का, क्या आप अभी उसको शेयर कर सकते हैं? इफ़ यू कैन देन प्लीज़ डू शेयर इट। और जब भी आप ऐसी कोई कमेंट देखें कि कोई पीडीएफ के बारे में पूछ रहा है, इफ़ आई एम वर्किंग और मैं अवेलेबल नहीं, और इफ़ अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ आपकी भी है, इट्स नॉट जस्ट माई सीरीज़, ये आपकी सीरीज़ है, ये हम सब की सीरीज़ है, तो अगर आप देखें कि कोई पीडीएफ ढूंढ रहा है तो प्लीज़ उनको बता दीजिए कि ये पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर से उनको मिल जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। बहुत ही क्विकली अगर रिकॉल करें तो कुछ समय पहले जब लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई थी तो उस टाइम पर हमने देखा कि पॉजिटिविटी की बात हो रही थी कि इकोनॉमी जो है वो जल्दी एक पॉजिटिव फेज़ में आ जाएगी, फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश, इन्फ्लेशन काफ़ी, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके साथ ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की बात थी। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था, isn't it? Pivoting from what the bank posted on 6th August when it said the outlook for aggregate demand is improving but still weak and overcast by pandemic, the officials led by Deputy Governor Michael D. Patra asserted that aggregate demand conditions had been buoyed by pent-up demand released by unlocking and vaccination. हाल ही में जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये कहा है कि अनलॉकिंग और वैक्सीनेशन की वजह से मार्केट में एक डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है। एंड आई एग्री विथ हिम टू एन एक्सटेंट कि यस, अगर हम मार्केट में देखें तो मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था, जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पर लोग थे, हर जगह पर अब अनलॉक जो है वो मीन्स इट्स वेरी, जो पहले हमारा जीवन था वैसा ही जीवन जो है वो धीरे धीरे हो चुका है। कुछ जगह पर वो हैं, ऑफ कोर्स लोग मास्क पहन रहे हैं, कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो मास्क पहन रहे हैं। सैनिटाइजेशन, जो सैनिटाइजर्स हैं, नॉट सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की हैबिट हो चुकी है कि दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स बिफोर दे ईट। अर्लियर ऐसी हैबिट नहीं थी। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी नज़र आ रही है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। नाउ द थिंग इज़, The authors of the article have arrayed several high frequency indicators. सरकार ने, या नॉट सरकार ने, बट जो आरबीआई की ये टीम है, उन्होंने ये कहा कि ई वे बिल्स, टोल कलेक्शन अच्छा हुआ है, ई वे बिल्स ज़्यादा हुए हैं, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा है, ऑटोमोबाइल डिस्पैचेस और रजिस्ट्रेशन इंक्रीज़ हुए हैं, रेल फ्रेट का जो वॉल्यूम है वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। तो ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि डिमांड जो है वो चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हैं। द टीम हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड टू ए प्राइवेट फोरकास्टर्स डेटा। ये भी बताया है टीम ने कि जो CMIE हैं, CMI के डेटा को बताते हुए ये कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी ड्रॉप हुआ है। जून में ये 9.17% था, अभी ये 6.95% है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है वो कम हो रही है। तो ये एक
अच्छी बात है। लेकिन अगर हम CMIE के जो MD व्यास हैं उनके स्टेटमेंट को देखें तो पता चलता है कि जो जॉब्स जनरेट हुई है, जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली है, ये ज़्यादातर पुअर क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं थी और आपको जॉब मिल गई है तो आंकड़ा तो यही लगेगा कि आपको जॉब मिल गई, लेकिन वो जॉब जो आपको मिली है वो पुअर क्वालिटी की है, यानी कि ना तो आपको वो राइट अमाउंट मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए, आपको कम पैसे मिल रहे हैं। जो जिसके लिए 15,000 मिलने चाहिए उसके लिए आपको 10,000 मिल रहे हैं, ना तो छुट्टियां मिल रही हैं ना तो कोई दूसरे बेनिफिट्स हैं। तो इस प्रकार की जॉब्स में लोग लग भी जाएंगे तो इसकी कोई इतनी खास पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट इज़ बेटर, राइट, बेटर देन नथिंग। ना जॉब होने की जगह पर तो ये जॉब अच्छी है, लेकिन इट शुड नॉट बी आवर मेन गोल। आवर मेन गोल शुड बी कि अच्छी क्वालिटी की जॉब्स जो है वो जनरेट हो। फिर दूसरी चीज़ कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ही अपने जून फोरकास्ट में ये कहा था कि जो सेकंड क्वार्टर हैं, थर्ड क्वार्टर हैं, फोर्थ क्वार्टर हैं, तो इसमें ग्रोथ जो है उसके बारे में इतना कोई ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, कोई इतने बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंकड़े हमें नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर जो डिप्टी गवर्नर साहब का ये जो एक रिपोर्ट आया है, उनकी जो स्टडी सामने आई है, तो उसमें जो पॉजिटिविटी की बात बताई है तो वो RBI की ही दूसरी रिपोर्ट्स के साथ थोड़ी बहुत मिसमैच हो रही है। इन्फ्लेशन की बात करें तो महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, एज वी ऑल नो। फूड की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यूल ऑयल, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल की प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अब कैसे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बहुत ही टफ डिसीजन होगा सरकार के लिए और RBI के लिए भी, कि फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू टेम इन्फ्लेशन। क्योंकि महंगाई जब ज़्यादा होती है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर कोई चीज़ जो है वो एक समय पर आपने 10 रुपये पर ली थी और आज वो चीज़ जो है वो मार्केट में 15 रुपये की मिल रही है, अब आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, आपको, यू नीड दिस थिंग, चाहे एक क्वांटिटी हो चाहे 10 हो। तो लेट्स से आपको चाहिए, तो अगर 15 रुपये की है देन व्हाट यू विल डू, आप सोचेंगे कि चलो मैं 5, जो भी 5 यूनिट्स लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। और 10 रुपये की है तो आप सोचेंगे कि आई विल बाय 10 यूनिट्स। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को जनरली लोग खरीदते हैं जब उसकी प्राइस रीजनेबल या फिर कम होती है। जैसे प्राइस एक्सपेंसिव होती जाती हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ का ख़रीदना जो है, लोग जो हैं वो जितनी आवश्यकता है उतनी ही वो चीज़ें खरीदेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जब प्राइस अप हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाती है तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। दिस इज़ हर बार नहीं, लेकिन जनरली ये फॉर्मूला, ये जो चीज़ है वो मार्केट में काम करती है। तो इन्फ्लेशन यानी कि अगर हर एक चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट। आपको एक एज ए आप जस्ट इमेजिन करें कि आप घर चला रहे हैं और आपकी सैलरी जो है वो 25,000 रुपीज़ है लेट्स से, और आपके घर परिवार में 4 मेंबर्स हैं, राइट। 2 कपल हैं, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, और उनके 2 बच्चे हैं, लेट्स से 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो अब इन चारों के जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग अलग होंगे। इनको फुटबॉल चाहिए, इनको लेट्स से कोई मैगज़ीन चाहिए, जो मदर हैं उनको लेट्स से कोई 2 व्हीलर चाहिए, तो जो पिता है उनको कंप्यूटर चाहिए। आई एम गिविंग रैंडम एग्जांपल्स, हाँ, जस्ट जो भी दिमाग में आ रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि वाई गर्ल को मैगज़ीन ही चाहिए, वाई शी डज नॉट वांट समथिंग, एंड ऐसा नहीं है। तो 25,000 रुपये में इस परिवार को सारी चीज़ें जो है वो हर महीने बैलेंस करनी पड़ेगी, कि कुछ सेविंग भी करेंगे, कि लेट्स से कि 2,000 रुपये हर एवरी मंथ जो है वो सेविंग पे रखेंगे, बाकी का पैसा जो है वो खर्च करेंगे, रेंट पे करना, इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा जो भी है। अब जब महंगाई बढ़ जाएगी तो ये 2,000 भी वो बचा नहीं पाएंगे, और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि किसी से पैसे बोरो करने पड़े, या फिर किसी फैमिली मेम्बर को और ज़्यादा काम करना पड़े, फैमिली मेम्बर को भी वर्क करना पड़ेगा, और अगर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट जो है वो करना पड़ेगा, अगर महंगाई बढ़ती है तो एक ओवरऑल इसकी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी नेगेटिव होती है। आप जब जाते हो और कहते हैं कि ओके पहले मैं 95 रुपीज़ पे करता था पेट्रोल के, नाउ आई एम पेइंग 96 रुपये, 1 रुपये का ही फ़र्क है, मैं आज 4 रुपये ही ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन सारी चीज़ें, फिर जो ट्रक ड्राइवर जाएगा वो सोचेगा कि मैं इतने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो वो फिर
ट्रांसपोर्टेशन के बिल के ऊपर ऐड करेगा ना, तो दिस इज हाउ इट इज़। ओके, इनफ अबाउट इट। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैंने आपको समझा दी है। अब्राहम अकॉर्ड्स एज इंडियाज वेस्ट एशिया ब्रिज। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इज़ हमारी जो इंडियन एयरफोर्स हैं उनके चीफ एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया, वो इज़राइल की यात्रा पर हाल ही में गए थे। और अगर हम देखें तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स जब से हुए हैं इज़राइल और ख़ास करके अरब देशों के बीच में, इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब कह सकते हैं कि बड़े दो प्लेयर्स जो हैं इसमें हैं, एक इज़राइल है और यूएई है, और बाकी कुछ छोटे छोटे देश जो हैं वो भी अब्राहम अकॉर्ड के पार्ट हैं। तो ये कुछ ऐसी बात हो गई। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक लंबे समय से आप इनके इतिहास को देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि ये दुश्मन देश थे, और आज जो इट्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान बिकमिंग फ्रेंड्स। विश्वास नहीं आता है ना कि इंडिया एंड पाकिस्तान कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, इंडिया एंड चाइना कैसे मित्र हो सकते हैं, लेकिन यही चीज़ है हमारी जो जैसी दुश्मनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वैसे ही इजराइल और यूएई की थी। लेकिन अब ये कोड तो कुछ भी हो सके। डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है, आप अगर ख़ास कोई पढ़ाई नहीं की है सिविल सर्विसेज के लिए या फिर डिप्लोमेसी को नहीं जाना है, तब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन डिप्लोमेसी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं, देन लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई भी आपका परमानेंट एनिमी नहीं है। कल हम बात कर रहे थे कि कैसे यूएसए ने एक समय पर हमारे खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। आज यूएसए हमारा फ्रेंड है और पाकिस्तान फ्रेंड नहीं है। चाइना एक समय पर हमारा दोस्त था, आज नहीं है। रशिया हमारा एक समय पर बहुत अच्छा दोस्त था, आज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्त है, दुश्मन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समय समय पर चलती रहती हैं। फिर इज़राइल में विज़िट करेंगे वो अक्टूबर में, और उस टाइम पर एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जो हैं, बिग पार्टन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर के भदौरिया साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडियन एयरफोर्स जो हैं, तो उसका कंटीजेंट जाएगा इज़राइल में अक्टूबर 2021 में, और एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में भी हम पार्ट लेने वाले हैं। और जब हमारे ये जो आर के भदौरिया साहब जब इज़राइल में थे, तो उसी समय भारत जो है उसकी एक जायद तलवार नाम की एक नेवल एक्सरसाइज जो है यूएई के साथ चल रही थी। तो एज यू कैन सी कि एक तरफ इज़राइल के साथ मिल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी नेवल सर्विस जो नेवी है वो दूसरे देश की नेवी यानी कि यूएई के साथ जो है वो जायद तलवार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। तो एक काफ़ी अच्छा बैलेंस जो है वो भारत ने रखा है। दिसंबर 2020 की बात करें तो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ जनरल एम नरवाने यूए की यात्रा पर गए, वो सऊदी अरेबिया गए, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि भारत के कोई आर्मी के चीफ जो हैं वो इन दोनों देशों की यात्रा पर गए हैं। ये सारी चीज़ों की शुरुआत जो है वो 2017 में एडमिरल सुनील लानबा साहब के समय पर हुई, जब वो यूएई और ओमान की विज़िट पर गए। और ओमान जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मस्कत आपने नाम सुना होगा, तो दिस इज़ ओमान, मस्कत उसका कैपिटल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान, ये अरेबियन सी का पानी है। थोड़ा आप यहाँ पर जाएंगे देन यू विल फाइंड इंडिया, और एज यू कैन सी हियर ये देखिए ये ओमान लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये भारत है और ये है ओमान। तो अब ये जो ओमान है इसका एक पोर्ट है, राइट। वैसे ओमान के बहुत सारे पोर्ट हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्ट है आप ये देखिए, दिस वन, अल दुख्म या फिर दुख्म इसको कह सकते हैं, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दुख्म। तो ये जो दुख्म है ये पोर्ट भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारी नेवी को ड्राई डॉक की फैसिलिटी जो है वो मिले ही है। तो दिस इज़ गुड रिलेशनशिप, हमारे अच्छे हिस्टोरिक रिलेशनशिप हैं ओमान के साथ। लेकिन अब इंडियन नेवी को यहाँ पर ये अल दुख्म के ऊपर ड्राई डॉक फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चल रही है वेस्ट एशिया में एज फार एज मिलिट्री और आवर एंगेजमेंट इज़ कंसर्न्ड। This status quo is now witnessing a change with Israel inaugurating its first diplomatic mission in Abu Dhabi. जो दुश्मन देश थे अब मित्र बन चुके हैं और मित्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। इजराइल अपना पहला डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो अबू धाबी में ओपन करेगा। दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स और बिजनेस और टूरिज्म में भी एक पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आई है। और न्यू दिल्ली ने इस अकॉर्ड को हमेशा सपोर्ट किया है। भारत की बात करें तो
भारत ने इन सारे क्षेत्रों में एक लंबे समय से एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया है. Low key staging visit of Saudi Arabia conducted by Indian Air Force in 2015. फिर Iranian naval warship 2018 होस्टिंग उनको हमने होस्ट किया. फिर इंडियन ओशन रीजन में कोई पायरेसी और सिक्योरिटी की बात आती है तब भी हम वहाँ पर रहते हैं. हाल ही में जब ईरान, इज़राइल और यूएसए के बीच में जब पर्शियन गल्फ में टेंशन, पर्शियन गल्फ इज़ हियर, ये वाला जो पोर्शन है जिसको कहते हैं पर्शियन गल्फ, राइट. बेसिकली ये पोर्शन जो अंदर का पोर्शन है, ये वाला, दिस इज़ पर्शियन गल्फ. यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और ये है गल्फ ऑफ ओमान. मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार. एज यू कैन सी, दिस इज़ पर्शियन गल्फ, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एंड गल्फ ऑफ ओमान. तो ये वाले क्षेत्र में जब इश्यू चल रहा था थोड़ी बहुत, यूएसए और यूएसए इज़राइल वर्सेस ईरान जैसी थोड़ी टफ सिचुएशन हो गई, तो उस टाइम पर भारत की हमारी जो नेवी है उसने एक ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया. और इस संकल्प में ये होता था कि इंडियन वॉरशिप जो है वो एस्कॉर्ट करती थी, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी. जब 16 जितनी हमारी 16 इंडियन वेसल जो मर्चेंट नेवी है, व्यापार के लिए जो सामान भेजने वाली शिप हैं, वो इतनी 16 शिप्स को एक साथ इकट्ठा लेकर उसको पेट्रोलिंग, उसको एस्कॉर्ट, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था. तो इतने इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं. और अगर हम देखें तो ये जो रीजन है, ये पूरा वेस्ट एशिया, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एज यू कैन सी, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप हैं हमारे. फिर इज़राइल और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशनशिप जो है वो अभी भी उतने वो नहीं हुआ है, लेकिन ख़बर ये आ रही थी कि सीक्रेट विजिट्स जो हैं वो एक दूसरे देशों में इंपॉर्टेंट लोगों ने की है, कि एक मिनिस्टर दूसरे देश में, इज़राइल में गए, इज़राइल के मिनिस्टर सऊदी गए. तो ये कुछ खबरें जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलती रहती है. अभी ऑफिशियली उन दोनों देशों ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन बैकडोर जो है डिस्कशन जो है वो चल रही है. और हमारे लिए सऊदी अरेबिया इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इराक इम्पोर्टेंट है. इराक और सऊदी अरेबिया को मिला ले तो लगभग 80% जितना ऑयल जो हम मंगवाते हैं पर ईयर, एनुअल, ये यहाँ से आता है. और हमारे इराक के साथ भी, सद्दाम हुसैन के साथ भारत के रिलेशनशिप अच्छे थे. एक समय था 1958 से लेकर 89 तक, लेट मी राइट इट डाउन हियर, 1958 से 89 तक हम जो मिग एयरक्राफ्ट हैं उसमें इराकी एयरफोर्स के सोल्जर्स को ट्रेन भी करते थे. और ये वो समय था जब इज़राइल के साथ उतने इराक के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे. इज़राइल के रिलेशनशिप भारत के साथ फॉर्मली भले ही लेट हुए, लेकिन ऐसी कोई ख़ास दुश्मनी जो है वो एक दूसरे के प्रति नहीं थी. और अफ़गानिस्तान का जो इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए वी नीड ऑफ कोर्स ईरान विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फिर चाबहार पोर्ट जो है उसके बारे में एज वी नो कि भारत ने ही डेवलप किया है, तो चाबहार इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. फिर हाल ही में जब न्यू दिल्ली ने कांधार में से, जुलाई की बात है, कुछ डिप्लोमेटिक स्टाफ को इवैक्यूएट किया, तो भारत ने ईरानियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था. तो ये ट्रस्ट और कोर्डियल रिलेशनशिप को दिखाते हैं. हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हाल ही में वहाँ पर गए थे और जो इब्राहिम रईसी हैं तो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब गए थे. फिर वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ईरान के, ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी, वो भारत की यात्रा पर आए थे. और तो बेसिकली जो चीज़ें यहाँ पर चल रही है इन देशों के बीच में, और जिस प्रकार से भारत अलग अलग, वैसे लगता है ये दुश्मन देश हैं, लेकिन ईरान और इज़राइल के बीच में दुश्मनी है. हमारे रिलेशनशिप ईरान के साथ अच्छे हैं, इज़राइल के साथ अच्छे हैं, सऊदी के साथ अच्छे हैं. तो अलग अलग जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं सभी के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं. तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि भारत जो है वो, क्योंकि भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट प्लेयर है, तो भारत कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल इन मेकिंग श्योर कि ये सारे देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें और सारे देश जो हैं वो मिलजुल कर काम करें और ये पूरे क्षेत्र को इसका फ़ायदा मिले. Moving on to the last topic of the day, back to basics. लिगो फाउंडेशन डेनमार्क में है, उन्होंने अभी एक सर्वे कंडक्ट किया और पता चला कि पीयर इंटरेक्शंस, गुड टीचर्स, पढ़ाई में थोड़ा बहुत फ़न हो, फ़न लर्निंग कंटेंट, अच्छी नॉलेज, ये सारी चीज़ें हैं तो बच्चे जो हैं वो जल्दी सीखते हैं. अब लॉकडाउन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए. कई बच्चों के पेरेंट्स के पास फ़ीस नहीं है, कहीं पर
घर पर मीन्स ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उनको काम पर लगा दिया गया है, उनको न्यूट्रिशन ना नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलते रहते हैं। अब जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है एजुकेशन में एक लंबे समय से जो लोग हैं, उनका कहना यह है कि एक बार आप एडल्ट हो जाए उसके बाद जो लर्निंग और रीलर्निंग की प्रोसेस है, अनलर्निंग, जो गलत चीज़ें उसको अनलर्न करना और नई चीज़ों को रीलर्न करना, ये जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ बन जाती है। लेकिन बच्चों में जिसको हम कहते हैं कि एक ब्लैंक स्लेट है, तो अगर एक एक ऐसी स्लेट है या फिर एक ऐसा ब्लैक बोर्ड है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, तो उसमें नई चीज़ लिखना जो है इट बिकम्स ईजी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और आप मिटा नहीं सकते उन चीज़ों को, या फिर मिटाना है तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो मिटेगा तो मिटेगा। तो ऐसे बोर्ड के ऊपर लिखना डिफ़िकल्ट है। तो अगर एक बच्चे का फाउंडेशन वीक है, तो अगर वो एडल्ट हो जाए और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत सिखाया भी जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना चाहिए, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितना आपका, इट्स सिंपल इजंट इट, आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप ऊपर एक दो माले की बिल्डिंग या फिर एक दो माले और बनाएंगे तो इट कैन हैंडल इट। लेकिन अगर आपका बेस वीक है तो फिर आप थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बट वो जो पहले से ही स्ट्रॉन्ग बेस है उतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। यूनिसेफ कहता है कि न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। कुछ बच्चों की अलग अलग एज और ग्रुप को ध्यान में रखते हुए 1000 से लेकर 3200 जितनी कैलोरी जो है वो बच्चों को पर डे मिलनी चाहिए। मिड डे मील स्कीम की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट है, ये सारी चीज़ों के आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। और अगर हम ये समझते हैं कि आंगनवाड़ी टीचर्स जो हैं वो बच्चे को, अनप्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं उनके अंदर वो क्रिएटिविटी या फिर उनके अंदर वो जो स्विच हैं वो ऑन कर देगी, तो वी आर मेकिंग ए मिस्टेक हियर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, राइट। आंगनवाड़ी टीचर्स को हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर टीचर्स जिनको जो बच्चों को प्रॉपरली ट्रेन करें। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें अचीव करना है, राइट, तो जो चीज़ें भारत कर रहा है उसको वॉर फुटिंग पर करना होगा। वी हैव टू गेयर अप, वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड। ये सरकार जो है वो ये कर सकती है कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे जो टीचर्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग क्षेत्रों में पोस्ट किया जाए। प्राइवेट स्कूल्स या फिर प्राइवेट टीचर्स को भी इसमें वो मिले कि उनको पैसे मिले, उनको सैलरी मिले, कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी ऑन बोर्ड लाया जा सकता है, और फिर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे दूसरे टीचर्स को। एक चेंज मैनेजर के तौर पर कुछ स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ पर बदलाव, थोड़े समय तक वहाँ पर रहेंगे, गांव में रहेंगे, लेट्स से उनको सारी फैसिलिटी दी जाए, लेट्स से उनको कार दी जाए, घर दिया जाए, पेट्रोल अलाउंसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें दी जाए फॉर थोड़े टाइम के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए, और फिर वो वहाँ पर रहेंगे, वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। सारी चीज़ें एक बार हो जाए उसके बाद दे कैन मूव ऑन टू सम अदर प्लेस। तो ऐसी चीज़ें कुछ हम कर सकते हैं जिससे ग्रास रूट लेवल पर एक बदलाव देखा जा सकता है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड डियर फ्रेंड्स। या कुछ न्यूज़ आइटम्स प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। एंड दिस इज़ योर न्यू क्वेश्चन। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।